नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये है स्वदेश आवर। आज मेरे साथ हैं पंकज टिब्रेवाल, कोटक महिंद्रा एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूरा बाजार धराशायी हो गया। यूएस के जो इन्फ्लेशन आंकड़े आए उन्होंने क्लियरली ये दर्शा दिया कि शायद इन्फ्लेशन एलिवेटेड रह सकता है लंबे समय तक के लिए, क्योंकि क्रूड भी नीचे नहीं आ रहा है। बाजार का जो ये डर है, आपके हिसाब से कितना जस्टिफाइड है, जिस हिसाब से हम करेक्ट किए आज? हेलो अजय भाई, आई थिंक अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से हम देखें तो हमारा कमेंट्री काफी कॉशियस रहा है मार्केट पर, और हमें डर था महंगाई दर का, और उस महंगाई दर को काउंटर करने के लिए सारे विश्व के सेंट्रल बैंकर अपने ब्याज दर को बढ़ाते हुए देखेंगे, और वो हमारे सामने हो रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंकर्स ओवरडू करेंगे अपने ब्याज दर को बढ़ाने पर, और आज भी एक बड़ा नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट का साइकिल ग्लोबली है। अगर यूएस में देखें, इंडिया में देखें, तो कहीं ना कहीं लगता है नेक्स्ट 2-3 महीने में अपने ब्याज दर को बढ़ता हुआ देखेंगे, और ये इक्विटी वैल्यूएशंस पर भारी पड़ेगा। तो हमें लगता है अभी और थोड़ा टाइम है जहां इक्विटी मार्केट्स में हम करेक्शन देख सकते हैं। आज भी माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस नहीं आए हैं, दो कि ऊपर से अगर हम देखें बीएसई 500 स्टॉक्स को, तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द बीएसई 500 स्टॉक 30% से नीचे की या ज्यादा की गिरावट में आ गए हैं। बट हमें लगता है कि नेक्स्ट 3-4 महीने कहीं ना कहीं और हमें कॉशियस रहना चाहिए, और ये साइकिल को थोड़ा केयरफुली नेविगेट करना चाहिए। जी हाँ पंकज, मुझे आपको इस बात के लिए कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि आप कुछ महीनों से ही हमारे व्यूअर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं कि बहुत अग्रेसिव होने का समय नहीं है ये। अगर हम बात करें मैक्रो वर्सेस ग्लोबल मैक्रो के कंपैरिजन में, इंडिया के माइक्रो कैसे लग रहे हैं, तो आपको क्या तस्वीर नजर आती है जो इन्वेस्टर्स को भूलनी नहीं चाहिए? देखिए, नियर टर्म में जो हम हेडविंड्स देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, वो सबको पता है। लेकिन इस चैलेंजेस के बीच में अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी, और नेक्स्ट 3-6 महीने के अंदर हमें अपने रिसर्च को चुंदा करके रखना होगा, अपने लॉन्ड्री लिस्ट को रेडी रखना होगा, क्योंकि जो बड़ी पिक्चर है वो आज भी इंटैक्ट है ओवरऑल इंडिया की। और 2-3 चीजें जो हमें लग रही है, जो पॉजिटिव वर्क कर रही है, जो हमें लगता है कि ग्रोथ को सपोर्ट करेगी आने वाले टाइम में इंडिया को। एक है प्रॉपर्टी साइकिल, और क्लियरली हमने देखा है कि प्रॉपर्टी साइकिल में काफी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ है, और ये आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। ये हमें नेक्स्ट 3-4-5 साल का साइकिल दिख रहा है, और ये एक हाथी की तरह है। जब हाथी नाचता है तो उसके साथ 200 इंडस्ट्रियां साथ में इर्द गिर्द आ जाती है, चाहे सीमेंट हो, टाइल हो, प्लाईवुड हो, मैट्रेस हो, केबल्स एंड वायर्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-5 साल का अगर आप देखें तो है। सेकंड, अगर हम देखें तो विश्व की सारे बड़े कंट्री और इकोनॉमी में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होंगे नेक्स्ट 2-3 साल की, तो इसे नजरअंदाज न करें। तीसरी, हमें लग रही है कि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जितनी भी कंपनियों से हम बात कर रहे हैं, चाइना प्लस स्ट्रैटेजी, आत्मनिर्भर और पीएलआई फाइनली रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो केपेक्स साइकिल था इंडिया का, जो कंपनीज नहीं कर रही थी लास्ट 10 साल से, वो हमें लग रहा है कि वापस अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पर है। तो अगर हम ये 3-4 चीज कंबाइन करते हैं, तो नियर टर्म हेडविंड्स ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन ये बड़ी पिक्चर इंटैक्ट है, और हमें लगता है कि ये बड़ी पिक्चर को जब भी मौका मिले अपने को भूलना नहीं चाहिए। जी, आपने एकदम सही बात कही। अब देखिए, एमएनएम ग्रुप जो है वो पहला ट्रैक्टर प्लांट लगा रहा है 10 साल में। मतलब ट्रैक्टर डिमांड इतनी अच्छी हो गई है और यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। सीमेंस की एनालिस्ट मीट में भी यही निकल के आया है कि प्राइवेट और पब्लिक पैक्स से उनको बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो आपकी बात तो एकदम सही है। लेकिन वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें, आपने कहा, और इंडियन मार्केट्स बहुत कम गिरे हैं कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, वैल्यूएशन भी अभी रिच हैं। आप कैसे एनालाइज करेंगे वैल्यूएशन जब एकदम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे? आप कौन से इंडिकेटर्स देखेंगे? तो अगर आप देखें तो वैल्यूएशन, अगर हम ग्लोबली देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन में करेक्शन हुआ है, और कहीं ना कहीं थोड़ा पीई में भी कंप्रेशन हुआ है। हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, मार्च 2022 के अभी नतीजे खत्म हुए, और हमने देखा कि अर्निंग्स ग्रोथ जो थी निफ्टी 50 कंपनियों की,
उन्होंने करीबन 35% प्लस का अर्निंग ग्रोथ दिया। लेकिन लास्ट ईयर अगर हम स्टॉक मार्केट की रिटर्न की बात करें मार्च टू मार्च, तो हमारा मार्केट करीबन 18-19% ऊपर था। तो कहीं ना कहीं पी में हमने कंप्रेशन ऑलरेडी देख लिया है। और अगर हमें लगता है कि ये 850 से 870 रुपया का जो आंकड़ा है निफ्टी के एपीएस का इस साल का, और 1000 रुपया का आंकड़ा है नेक्स्ट ईयर का FY24 का, तो इस पर अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं अपने हिस्ट्री से फेयर वैल्यू जोन पर है, नॉट वेरी अट्रैक्टिव, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। हो सकता है कि दो आउटकम आए। पहला कि अगर विश्व में चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहे, विश्व की मार्केट में गिरावट रहे, तो हम एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन देख लें, और हम ये मान के चलते हैं कि ये 850 वाला अगर अंक अगर 800 पर आके रुकता है ईपीएस निफ्टी का, 800 इंटू 18 तो 14,400-500 का एब्सोल्यूट बेस वैल्यूएशन पर बनता है। दूसरा अगर हम देखें तो 8 महीना बाद हम FY23 से FY24 की तरफ रोल ओवर करेंगे, जहां पर 1000 रुपए का लोगों का आज के दिन कंसेंसस एस्टिमेट है। अगर हम उसमें 8-10% गिरावट भी मान लेते हैं और 900 रुपये का भी मान लेते हैं, 900 इंटू 18 टाइम मोटा मोटी 16,200 होता है। तो इसका मतलब या तो एब्सोल्यूट प्राइस करेक्ट हो जाए, या एक टाइम करेक्शन हो जाए जो हम 8 महीने से देख रहे हैं, नेक्स्ट 4-5 महीना और, जहां 15,500 से लेके 16,500 के बीच में आप घूमते रहें, और नई बेस 6-8 महीना बाद 16,200 की हो जाए, तो और फिर वहां से अपने को अपसाइड मिले। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि मार्केट में कि ये 2-3 आउटकम हो सकते हैं। अगर मार्केट आपको 15,000 की तरफ जा रहा है तो धीरे धीरे एलोकेशन अपना बढ़ाना चाहिए इक्विटी के ऊपर। अगर कहीं मार्केट आपको रूस और रशिया का समझौता हो गया, क्रूड अगर नीचे आ गया और मार्केट 18,000 की तरफ छलांग मारता है, तो वहां पर अपने आप को ओवरवेट पोजीशन से रिड्यूस करना चाहिए इक्विटी। तो ये हमारा ओवरऑल देखने का तरीका है वैल्यूएशन। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक लोगों के मन में डर है कि एसआईपी फ्लोज अभी तक या डोमेस्टिक इन्वेस्टर के फ्लोज अभी तक बाजार को काफ़ी सपोर्ट किए हुए हैं, अदरवाइज अगर ये नहीं होते तो एफआई सेलिंग के सामने बाजार बहुत नीचे होता। आपको इन डोमेस्टिक फ्लोज पे किसी तरह का रिस्क नज़र आता है क्या, जब आपकी बातचीत हो रही है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से अक्रॉस द कंट्री, या आपको लगता है कि काफ़ी हद तक क्योंकि एसआईपी नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, अभी वापस ऑल टाइम हाई पे आ गया, ये जल्दी में रुकने वाले नहीं है? अजय भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस बार फंड मैनेजर्स कॉशियस हैं, इन्वेस्टर्स बहुत अग्रेसिव हैं। तो हर मीटिंग में हम जा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि कल डाल दें क्या, परसों डाल दें क्या। तो उनमें एक उत्साह है इंडिया के फ्यूचर की तरफ, और वो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा डरने नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हमें लगता है कि नेक्स्ट 1-2 महीने में 1 ईयर रिटर्न मोस्ट ऑफ द फंड्स के नेगेटिव हो जाएंगे, और वहां पर थोड़ा सा रिसेंसी बायस आ सकता है रिटेल फ्लो में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेंटीमेंट को इम्पैक्ट करता है जब आपका 1 ईयर रोलिंग रिटर्न नेगेटिव होने लगता है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है एक केयरफुल वाला समय है, जहां हमारे जो एफआई मित्र हैं वो ऑलमोस्ट 9 महीने से लगातार माल बेचे जा रहे हैं। हमारे जो डोमेस्टिक घरेलू इन्वेस्टर्स हैं वो 16 महीने से नॉन स्टॉप खरीदे जा रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा नियर टर्म पॉज हो, बट स्ट्रक्चरली अगर मैं टेलविंड देखूं, लॉन्ग टर्म रनवे देखूं, तो वो बहुत स्ट्रांग दिखता है। आज भी 5% हाउस होल्ड सेविंग इक्विटी मार्केट्स में निवेश है। उस रनवे को देखते हुए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी कल्ट आया है, और इस गिरावट में जब भी अगर मार्केट हमें प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट 3-6 महीने में, लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स हमें देख रहे हैं कि हम कैसे उस मार्केट में इन्वेस्ट करें और निवेश करें लॉन्गर टर्म के लिए। राइट, ऑलराइट पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आज ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए, और यहाँ स्वदेश आर में समझाने के लिए कि यूएस इन्फ्लेशन ट्रिगर्ड जो ग्लोबल इक्विटी का फॉल आ रहा है, भारतीय बाजार भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें हमारे निवेशक मित्रों को किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज अपने समय के लिए। थैंक यू अजय भाई।